हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ हर साल की तरह हर सीजन की तरह जो है आईएफएस के बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। और कुछ बच्चों ने जो है वो यकीनन इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसे बच्चों से हम उनकी जर्नी को जो है जान रहे हैं, उनके स्ट्रगल्स को जान रहे हैं, उनके हार्डवर्क को जान रहे हैं, उनके डेडिकेशन क्या रहे थे, सारी चीजों को हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा ही एक कैंडिडेट है जिनके साथ आज हम बात करने वाले हैं। और एक हर एक एस्पिरेंट्स का ख्वाब होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहा हो कि सिंगल डिजिट में रैंक लेकर आना होता है। तो ये कैंडिडेट जो है इन्होंने सिंगल डिजिट रैंक लाया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो यादगार रही होगी, शानदार रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी को उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। तो कैसे हो आप पहले? अच्छी हूँ सर। ओके, तो आप बहुत अच्छे हो। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, माय नेम इज अंशुल। आई क्वालिफाइड CSIR नेट JRF विद AIR 8। आई एम फ्रॉम विलेज खुडन डिस्ट्रिक्ट जज्जर हरियाणा। ओके, तो आपने ऑल इंडिया रैंक 8 किया है JRF में। यस सर। तो आपको फर्स्टली वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, तो जब आपका रिजल्ट लगा तो इतना बेहतर रैंक के साथ जब आप क्वालिफाई हुए तो क्या रही थी आपकी फीलिंग्स, क्या रही थी उस टाइम? सर काफ़ी अच्छी थी। एक्साइटेड हुई थी कि हाँ, काफ़ी अच्छी रैंक आई है। ये अच्छी रैंक रही है। तो ये जो जर्नी रही है आपकी ओवरऑल फ्रॉम दी फ्रेशर एस्पिरेंट से लेके ऑल इंडिया रैंक 8 तक, ये जर्नी जरा हमारे साथ साझा कीजिए, हमारे साथ बताइए, ताकि और भी जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। सर जैसे मैंने रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट करी थी IFAS की, हम्म। और वो क्लासेस मैं रेगुलर लेती थी। ऐसे नहीं था कि भाई रिकॉर्डेड के लिए छोड़ दूँगा, बाद में ले लो। मैंने रेगुलरली ली हैं क्लासेस सारी, और जो टेस्ट वगैरह हुए हैं वो कंटिन्यू करे, और PYQs सब कुछ मतलब परफेक्ट वे में देने का ट्राई किया। कि लाइव क्लासेस जॉइन करी थी, और उसमें मैंने रेगुलरली क्लास ली थी। जैसे जब स्टार्टिंग होती थी सुबह क्लास की, उसी टाइम पे लेती थी। रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने बहुत कम ली है, मतलब एक आध बार अगर छूट गई है तब मैंने रिकॉर्डेड प्रेफर करी, वरना मैं लाइव क्लासेस लेती थी। और उसके बाद जो DPP सोल्व करती थी, एंड PYQs, और जो संडे टेस्ट होता था वो देती थी IFAS का। तो मतलब आपकी जर्नी सिंपल ये रही है कि आपने लाइव क्लासेस को ही फॉलो किया है। आपने यस। कभी कभार मतलब रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको वैसे भी मिल जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको तो वैसे भी मिल जाते हैं, बट आप रिकॉर्डेड कोर्स की तरफ या रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ मतलब कभी कभार गई है, एक दो बार। बाकी आपने लाइव क्लासेस को फॉलो किया, फिर आपने डीपीपी सॉल्व की और फिर आपने संडे टेस्ट लगवा। तो मुझे ये बताओ अंशुल कि लाइव क्लास को फॉलो करने का क्या फायदा होता है इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डेड को? लाइव क्लास से ये होता है कि जैसे हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो बीच बीच में उठ के कुछ और भी अपना काम करने लगते हैं। लाइव में ये होता है कि हम बीच में स्किप नहीं कर सकते उसको, कंटिन्यू क्लास चलती है, और बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं होता। तो आपका कहने का कंसर्न ये है कि आप बिल्कुल फोकस रहते हो और आपको कोई भी दिक्कत वाली बात जो है वो आती नहीं है, और आप हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ जाते हैं। जी सर। तो आपको इस एग्जाम देने का मोटिव क्या था, मतलब क्या पर्सपेक्टिव था या क्या मोटिवेशंस रहे हैं आप? सर मोटिवेशंस यही रहे हैं कि जैसे इसमें हम आगे रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो यही मोटिव था कि रिसर्च में जाना है, रिसर्च कर सकते हैं, और फिर या फिर प्रोफेसर साइड जाना है तो फिर। आपको रिसर्च में जा सकते हैं या प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो जी सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था, मतलब आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही थी, थोड़ी बताइए हमें। सर मैंने ग्रेजुएशन DU से करी है, तो हाँ। वहीं पे मुझे पता लगा था कि भई CSIR नेट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने मतलब ग्रेजुएशन में जाना था पहली बार कि भई ये CSIR होता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी तरीके से कि सिलेबस क्या है, कैसे क्या कंडक्ट होता है, क्या पैटर्न है, ये सब पता चला, जैसे प्रोफ़ेसर्स ने बताया, और उन्हीं की हेल्प से थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, और फिर ये AIR 8। ओके, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था?
नहीं सर, इससे पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया था अटेम्प्ट, लेकिन फिर उसमें ये था कि बीच में एग्ज़ाम आ जाते थे कॉलेज के, तो इतना ढंग से वो मैंने प्रिपेयर करके नहीं दिया था। तो ये प्रॉपर तैयारी के साथ दिया था, इसीलिए। तो आपने ये प्रॉपर तैयारी के साथ दिया था ये वाला। तो मुझे ये बताओ कि बाकी बच्चों में और आप खुद को क्या देखते हो कि आपने किस तरीके से आइडियली रूटीन होना चाहिए एक बच्चे का, एक एस्पिरेंट्स का इस एग्जाम्स के लिए? जैसे सर क्लासेस होती है वो कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंट वे में करो, और आई थिंक डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में या फिर किसी भी फील्ड में। तो फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जो हम करते रहते हैं, तब फिर रिजल्ट भी बेटर आता है और हम अपने गोल को भी अचीव कर पाते तो आप रिजल्ट को भी अचीव करते हो और ग्रोथ को भी अचीव करते हो। तो सीएसआईआर की जब हम बात करते हैं लाइफ साइंस के सेक्टर में, तो इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है, 12-13 यूनिट है, वो हर एक तरीके से अलग अलग यूनिट है। मतलब कोई बायोटेक से है तो उसके लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी डाइवर्सिटी जैसी यूनिट नई होती है, कोई जूलॉजी से है तो उसको टेक्निक्स और अप्लाइड बायोलॉजी वाली नई यूनिट देखने को मिलती है, कोई बॉटनी से है तो उसके लिए एनिमल फिजियोलॉजी हो जाए, बाकी सारी जो कई 1-2 यूनिट है वो नहीं देखने को मिलती है। तो आपका अप्रोच कैसा रहा था इस सिलेबस के लिए पूरे ओवरऑल? सर, मैं जूलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैंने मोस्टली जो जूलॉजी के टॉपिक थे, वो जो यूनिट्स थी वही करी थी, और ऑलमोस्ट मैंने 11-12 यूनिट्स कंप्लीट करी थी, और जो प्लांट फिजियोलॉजी है, वैसे सर ने वो भी काफ़ी अच्छी कराई थी। एक बार मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, फिर भी समझ आ गया था, लेकिन फिर उसमें से मैंने कुछ लेक्चर स्किप करे थे कि भई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इतना। ओके, तो आपने कभी भी ये दिमाग में नहीं लाया कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसको क्यों पढूं? आपने हर एक चीज को हाँ, एकदम आराम से यस, इत्मीनान से नए से शुरू से बेसिक होके पढ़ा। जी सर, तो फिर जैसे आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट या आपके बैकग्राउंड की नहीं थी, तो फिर आप यस। थोड़ा बता सकते हो कि वो सर ने मतलब किस तरीके से आपको प्लांट फिजियो पढ़ाया कि तो आपको आपको पूरा हेल्प हुई उसकी? सर मतलब एक-एक चीज़ जो स्टार्टिंग से बेसिक होता है ना, वहीं से समझाया था। जब बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी माइंड में आना स्टार्ट होती है। जब हमने बेसिक से स्टार्ट करा, फिर जैसे धीरे-धीरे आगे के लेक्चर होते गए, तो फिर समझ आने लग गया कि यूनिट में, सब्जेक्ट में ये सब है। तो फिर उसमें भी फिर मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ोकस किया, तो फिर वो भी हो गई थी प्लांट फिजियो। ओके, तो मुझे ये बताओ अंशुल कि अपने 10, 11, 12 यूनिट पढ़े, तो इसमें से सबसे आपको इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर, मुझे एनिमल फिजियो, सेल सिग्नलिंग, बायोकेमिस्ट्री और ये 3 यूनिट आपको सबसे ईज़ीएस्ट हाँ, यूनिट लगी। इकोलॉजी, इवोल्यूशन भी। इकोलॉजी, इवोल्यूशन भी। हुँ, तो मतलब लगभग 5 यूनिट आपको ईज़ी लगी। फिर आपको सबसे टफेस्ट यूनिट कौन-सी लगी? टफेस्ट यूनिट सर मेरे को मेथड्स इन बायोलॉजी लगी थी। तो उसके बिहाइंड कुछ कंसर्न या पर्सपेक्टिव बता सकते हो कि क्यों लगी वो आपको? सर जैसे कि लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा था, और फिर उसमें टेक्निक एक-एक याद करनी है, उनके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, मतलब हर एक चीज़ उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये चीज़ हम स्किप कर दें और फिर आगे हो जाए, तो वो प्रॉपर ढंग से करनी पड़ेगी फिर। ये भी बात मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताई। तो मुझे ये बताइए कि आपकी अप्रोच क्या रही थी पूरे सिलेबस को कवर करने की? थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस तक तरफ, या आपकी 6 महीने की जो प्रिपरेशन जर्नी रही है डे 1 से लेके पूरे एग्ज़ाम होने तक, तो थोड़ा हमें इत्मीनान से बताओ। सर इसमें ये होता था कि मैं स्टार्टिंग में क्लासेस लेती थी, सुबह ही क्लासेस होती थी, जैसे लाइव क्लासेस होती थी, मैं वहीं लेती थी। उसके बाद मैं फिर उसके नोट्स बनाती थी, और फिर नोट्स से जल्दी याद होता था। और उसके बाद फिर रिवीजन, अगर जैसे पहले के लेक्चर हुए हैं कल का, उससे नेक्स्ट डे, तो फिर मैं रिवीजन पे ध्यान देती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिर आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रही? रिवीजन की मैंने वीकली भी करी है रिवीजन, और फिर मंथली, जैसे-जैसे टाइम आगे जाता गया, फिर मंथली भी होती गई। पर डे मैं सोचती थी कि रिवीजन पे ध्यान दूँ, कि या फिर 2-3 पेज करूँ फिर, लेकिन रिवीजन मस्ट था प्रिपरेशन के टाइम पे।
रिवीजन पे फोकस। तो मुझे ये बताओ अंशु जी कि मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, इनकी कितनी हेल्प होती है? सर इनसे ये पता लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन से अगर हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँगे तो ये पता लग जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ तक हम क्वेश्चन को सोल्व कर। कई बार ये होता था कि हम चीज़ें लर्न कर लेते थे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन में आता था उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। तो फिर क्वेश्चन से ये फ़ायदा हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन में हेल्प हो जाती है, ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से। तो क्वेश्चन में आपको हेल्प होती हुई देखने को मिल जाती है। तो जो भी एक नए एस्पिरेंट्स इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और उनको अगर आपकी तरह रैंक लाना है, तो आपका मतलब क्या रहेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या उनका रूटीन होना चाहिए और क्या आपके सजेशंस रहेंगे उनके लिए? सर अगर कोई भी एस्पिरेंट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अगर काम करेगा तो वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। उसकी एआईआर काफ़ी अच्छी आएगी। डिसिप्लिन हर एक फील्ड में जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए डिसिप्लिन मस्ट है। ओके, तो ये भी बात सही बताई आपने। तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, या मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? सर जैसे मैं ये करती थी कि अगर टेस्ट देना हो, मॉक टेस्ट या फिर डीपीपी सोल्व करनी हो, मैं पहले अपने नोट्स बना के उसको अच्छी तरीके से रीड करके तब टेस्ट सोल्व करती थी, ताकि फिर ये पता लगे कि पूरा कंप्लीट माइंड में होने के बाद हम कितना कर पाते हैं। तो अच्छे अब से ऐसा हो प्रिपेयर। जाता है कि इस 6 महीने की जर्नी को हम जब साथ में लेके चलते हैं, तो कभी कभार हमें लो फील होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है। उस टाइम आपकी क्या अप्रोच रहती थी, क्या किया आपने उस टाइम? जैसे सर ये होता है कि कई कई बार हम अच्छे से कि हमें ये लगता है कि हमने अच्छे से ये टॉपिक कर लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें फिर डिफ़िकल्टी आती है, हम अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते। या तो फिर सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। लेकिन फिर तो मुझे ये उनको बता। रीड करने के बाद बार-बार नोट्स को हम मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं करते। फिर हमें पता लग जाता है कि हम कितना। तो जैसे आपने ये सारी बातें बताई, तो जब आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, ठीक है, ये जो आपने बताई ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका। तो जब आपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, एकदम स्टार्टिंग में, बेसिक्स में? स्टार्टिंग में सर मैं जैसे सर क्लासेस लेते थे, मैं लेक्चर को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करती थी और उस मतलब अलग-अलग सोर्स पे नहीं जाती थी कि भई 3 जगह से सोर्सेज़ कलेक्ट करके और फिर उनको एक-एक बार रीड करना। मैं ये करती थी कि एक जगह से ही मटेरियल लेके वहीं से उसको ही 3 बार रीड करना। तो फिर वो हेल्पफुल रहता था कि हमें बार-बार इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। आपके ओवरऑल जर्नी में आपको कौन ऐसा लगता है कि आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया, कोई है ऐसे पर्टिकुलरली? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली है कि जो सबने सपोर्ट किया। हर एक पर्सन मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कोई सक्सेस मिलती है, और या फिर जो टीचर्स होते हैं वही सपोर्ट करते हैं, फैमिली एंड प्रोफेसर्स, टीचर्स ये सब। तो जैसे हमें एक चीज देखने को मिलती है जब लास्ट वीक आता है एग्जाम्स का, तो जैसे लास्ट वीक होता है एग्जाम का, तो उस टाइम क्या हो जाता है, तो प्रिपरेशंस में जो है वो ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। हमने इतनी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किया होता है, फिर भी क्या हो जाता है कि हमें प्रेशर आने लगता है। तो उस प्रेशर से आपने किस तरीके से डील की? प्रेशर में सर मैंने जैसे पहले रिवीजन कर लिया, जब लास्ट वीक रहा तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करा था। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ, और जो फिर डीमोटिवेशन होती थी, अगर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होते थे तो फिर डीमोटिवेशन नहीं रहती थी उसके बाद। ठीक है। तो अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि जस्ट लाइक आप आईएफएस के बच्चे हो, तो ओवरऑल जर्नी में आपका आईएफएस को आपने किस तरीके से देखा और क्या आपका कहना रहेगा? सर
आईएफएस ने बहुत सपोर्ट करा है हर एक चीज़ में, जैसे लेक्चर भी मतलब एक-एक चीज़ स्टार्टिंग से बताना, बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस लेवल पे जाना। क्योंकि कई बार हमें ये हर चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है कि हम स्टार्टिंग एडवांस लेवल से कर देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इतना तो आता ही होगा। लेकिन आईएफएस ने बेसिक लेवल से स्टार्ट करा और फिर एडवांस लेवल पे लेके गए, तो ये बहुत बेनिफिशियल था। तो जो आपके नए दोस्त होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, उसी के साथ-साथ कोई आपसे सीनियर भी हो सकता है। तो उनके लिए आप ऐसी 3 चीज़ें क्या कहना चाहोगी कि जिससे वो एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालीफ़ाई कर सकते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि उन 3 चीज़ों का अगर वो फ़ॉलो करेंगे, तो उनके चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएँगे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के? आई थिंक सर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अगर वो बच्चे रखते हैं, तो वो यकीनन बेहतर परफ़ॉर्म करके चलेगा। जी सर, Thank you so much, Anshul, for sharing your थैंक यू। journey, your knowledge, your hard work, your struggle and your overall experience with us. आपको बहुत बहुत बधाई अगेनली कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा मैं। आपने बहुत थैंक बेहतरीन रैंक को जो है हासिल किया है इस एग्ज़ाम्स में। उसी के साथ साथ आप जो भी ख्वाब देख रहे हो आगे के, तो आपका हर एक ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए, मैं यही कहूँगा, यही दुआ करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक